जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, उसके क्वेश्चंस की। लेट्स स्टार्ट। वेरी शॉर्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई कॉलोइडल पार्टिकल्स इन सोल्स आर गुड एब्जॉर्बेंट। देखिए, एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर तो दो ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं, एक एड्जॉर्बेंट और एक एड्जॉर्बेंट। तो ये जो हाथ है मेरा, ये एड्जॉर्बेंट है और इसके ऊपर कोई चीज़ आ रही है, धस रही है, वो आपका एड्जॉर्बेंट है जिसके ऊपर आके रुक रही है। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। तो कह रहा है कारण क्या है उनका एड्जॉर्बेंट का अच्छा होने का। तो वजह ये है उनकी सरफेस एरिया बहुत बड़ी होती है। तो कॉलोइडल पार्टिकल्स इन सोल्स आर गुड एब्जॉर्बेंट बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ लोगे, अगर आपके पास कोई पाउडर है चौक का और एक केवल चौक की स्टिक है, किसी चीज़ पे इसको आप लगाना चाहते हो तो शायद पाउडर फॉर्म में आप ज़्यादा अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर सकते हो। यही क्वेश्चन का मतलब है। नाउ सेकंड, चीज इन विच टाइप ऑफ कॉलोइड। चीज जो है वो किस प्रकार का कॉलोइड है इसके अंदर। देखो कॉलोइड यहाँ पे हमारे पास इमल्शंस हैं, हमारे पास सोल्स हैं, कई तरह के हैं। फर्क क्या आता है कि इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है। तो ये क्या है, गैस लिक्विड गैस सॉलिड सॉलिड लिक्विड, इसके आपस में 8-9 टाइप के बनते हैं। इसमें से चीज जो है उसके अंदर सॉलिड तो लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है सॉलिड, सो इट इज लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ कॉलोइड, लिक्विड इन सॉलिड। नाउ एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो पहले नाम को समझते हैं। होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। होमो मतलब सेम, जीनियस का मतलब होता है स्टेट। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है कैटालाइसिस, यहाँ जो वर्ड आ रहा है कैटालाइसिस, ये लाइसिस यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। एक्चुअली कैटालाइसिस का मतलब है वो रिएक्शन जो कैटलिस्ट की वजह से कंप्लीट हो रही है। Such reactions which complete due to presence of catalyst are called catalysis। दो पार्ट कर दिए, होमो और हेट्रो। वजह क्या है इनकी, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की स्टेट सेम है। ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस। जबकि ये गैस है और ये सॉलिड है, या ये गैस है ये लिक्विड है, या ये लिक्विड है ये गैस है, इनकी स्टेट अलग हो जाएगी तो हेट्रोजीनियस। वही लिखा है, रिएक्टेंट कैटलिस्ट की स्टेट डिफरेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट कैटलिस्ट की स्टेट सेम है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 9 से, टिंडल इफेक्ट। छोटी क्लास से पढ़ा होगा, कैनोपी से जो बीम्स ऑफ लाइट्स आती है, पेड़ों के अंदर से आती है, या घर के रोशनदान से आती है, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते हुए दिखते हैं। तो डियर वंस, वो पार्टिकल तो सब जगह ही हैं, लेकिन वो दिखते कब है, जब एक पर्टिकुलर एंगल से लाइट आती है और उस पार्टिकल की साइज लाइट की पार्टिकल्स के जस्ट आसपास बराबर होती है, तो वो टकराते हैं। टकराने से फिनोमेना होता है स्कैटरिंग, लेकिन टकराने का जो तरीका है शुड बी राइट एंगल, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसके रीजन पूछे हैं। तो पहले मैंने टिंडल इफेक्ट बताया इसके अंदर, ताकि आपको पता रहे टिंडल क्या है। एग्जाम में आपको रीजन ही लिखने हैं। व्हेन लाइट पास थ्रू ए कॉलोइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्यू फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल। इसका मतलब अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे अपने देखने की तो उसकी विजिबिलिटी में फर्क आएगा। दैट इज इंसिडेंट बीम इज कॉल्ड टिंडल, और ये मिस्टर टिंडल ने दिया था इसलिए इसका नाम पड़ा टिंडल इफेक्ट। साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल एज मच लार्जर एज साइज ऑफ लाइट पार्टिकल्स। दूसरा इसके अंदर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल एट राइट एंगल। स्कैटरिंग मतलब जब कोई लाइट आगे से टकराती है, फैल जाती है और हमें आराम से दिखती है, उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग। नाउ वी जंप टू क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ क्वेश्चन 5th, एक्सप्लेन व्हाई एलम इज यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब एलम जिसे हम फिटकड़ी कहते हैं, वो जहाँ पे खून आ रहा है ह्यूमन बॉडी में, वहाँ पे उसको यूज़ क्यों करते हैं। एक्चुअली नॉर्मल छोटे छोटे कट के लिए हम एलम लगाते हैं। होता क्या है, देखिए खून भी एक कॉलोइड है, और जैसे ये एलम डालेंगे, एलम के अंदर बहुत अच्छे चार्ज हैं क्योंकि इट इज़ डबल सॉल्ट, वो खून का कोगुलेशन कर देगा। जैसे ही कोगुलेशन होगा, खून के अंदर खास कुछ पार्ट्स होते हैं, फिब्रोजिन, थ्रोम्बोसाइट्स, जिसकी वजह से खरूट बनता है जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बनती है चिपचिपी सी फिब्रोजन की, और खून आना बंद हो जाता है। तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हल्का सा। एलम इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग एज एलम रिएक्ट विद ब्लड एंड ब्लड स्टार्ट कोगुलेटिंग। मेन चीज़ है कोगुलेशन होना। क्यों हो रहा है, एलम के पास एल्यूमिनियम और पोटेशियम में जो पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ब्लड के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो नेगेटिव चार्ज के हैं। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर कोगुलेशन को खत्म करना है, उसको प्रेसिपिटेट में लाना है कॉलोइड को, तो उसमें नमक डाल दो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, उसका पीपीटी बन जाएगा और कॉलोइड सॉल्यूशन सस्पेंशन में आ जाएगा, उसका नेचर खत्म हो जाएगा। सेम थिंग हैपन हियर। यही फिटकरी हम पानी में डालते हैं प्यूरिफाई करने के लिए। वहाँ पे भी क्या करता है, बहुत सारे छोटे मोटे जो कचरे हैं, इसमें कॉलोइड वाला हो कुछ भी हो, उनके साथ रिएक्ट करके लोच करता है। लोच मतलब भारी हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो नीचे का पानी सारा गंदा रह जाएगा, ऊपर का डिकेंट जिसे हम कहते हैं पानी को, वो आपका साफ रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एलम, जिसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। बहुत तरह के कोलाइड्स हैं, मैक्रो कोलाइड्स, एग्रीगेट कोलाइड्स, उसमें एक मल्टी मॉलिक्यूलर है। क्या चीज़ है मल्टी? मल्टी मतलब बहुत संख्या,
छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। उस मॉलिक्यूल की साइज लगभग कॉलेड के डायमेंशन के, कॉलेज की साइज के अकॉर्डिंग होगी, तो वो कॉलेड की तरह एक्ट करेगा। नॉर्मल कॉलेड कहते हैं किसे हैं? देखो, जो दही है, आइसक्रीम है, या कोई भी तरह का जेल है जो एक जगह पे ही है, पड़ा है, ऐसा नहीं है धीरे 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 वो नीचे बैठ जाए। अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो सस्पेंशन हो जाएगा। कॉलेड वो होता है जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही जैसा रहता है, उसे कॉलेड कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। छोटे छोटे पार्टिकल थे, कैसे? आपके पास मैदा था, आपने पानी में धीरे 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 इसको मिलाना शुरू किया, या आपके पास क्रीम थी, आपने उसको शक्कर के साथ मिलाना शुरू की, उसकी विस्प तैयार हो गई, एक कॉलेड तैयार हो गया। वो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलेड्स में आते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए। सल्फर का सोल, गोल्ड सोल है क्या? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स या एटम्स aggregated together to form large molecules of colloid dimension are termed as multimolecular colloids. Now a very special question always बोर्ड में आता रहता है, टू डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। यह एक क्वेश्चन से बनता है, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन, दोनों क्वेश्चन कोई ना कोई आता रहता है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है? देखो, कोई चीज़ पूरी तरह से अंदर चली गई, वो एब्जॉर्प्शन है, और कोई केवल बाउंड्री के ऊपर ही है, सरफेस के ऊपर ही है, तो वो एडजॉर्प्शन है। इट इज़ ए बल्क फिनोमिना where absorbed material is uniformly distributed throughout the absorbent। जैसे टिश्यू पेपर पड़ा है, आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया, धीरे धीरे पूरा टिश्यू पेपर गीला हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर गया सारी चीज़ को। और चौक के साथ ऐसा करते तो उसके अंदर ऊपर का जो पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन है। इट अकर एट यूनिफॉर्म रेट, धीरे धीरे चलेगा, मोस्टली एंडोथर्मिक है, इसको करने के लिए हीट लेता है। एग्जाम्पल इसका दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर, इट इज वेपर नॉट वाटर, वाटर वेपर बाई कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज अ सरफेस फिनोमिना where molecule form a layer of adsorbate on the adsorbent। adsorbent के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, पॉलिश कर रहे हैं जो हम कोई भी चीज़ की। इन बिगिनिंग इट इज रैपिड, पहले तेज होगा, क्यों? ये जगह खाली है, फटाफट चीज़ें आके चिपक रही है इसके ऊपर। उसके बाद जहाँ पे जगह बचेगी वहीं पे आके वो चीज़ बैठेगी, बाकी जगहों पर नहीं आएगी, इसलिए धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। इट इज़ मोस्टली एक्सोथर्मिक। इसकी जब भी कोई रिएक्शन होती है, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो हीट रिलीज होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाई सिलिका, ये देखते हो आप थर्मस के अंदर सिलिका की पुड़ियाँ आती है, जेल आती है। कहीं भी हम कोई भी ऐसी मटेरियल लेके आते हैं जो बंद डब्बा है या कोई मेडिसिन है, उसके अंदर इसकी जेल्स होते हैं ताकि वो मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट दे सके। नाउ और क्वेश्चन 8, विच एब्जॉर्बेंट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? वैसे तो पानी की हार्डनेस के कई तरीके हैं, लेकिन खास है एक्टिवेटेड कार्बन, जिसे हम कहते हैं चारकोल। जितने भी आपके एक्वागार्ड, कैंड, वेंट लगे हुए हैं, उसके अंदर ओजोन का एक छोटा सा सॉल्यूशन बना रखा है जहाँ से ओजोन पास होती है, लेकिन साथ में एक चारकोल का एक छोटा सा वेसल रखा हुआ है जो पानी में से मौजूद हार्डनेस, जो बड़े बड़े सॉल्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक आर्टिफिशियल हमने बनाया है जियोलाइट, जो मिलकर पानी की हार्डनेस खत्म करते हैं। दीज आर गुड एब्जॉर्बेंट आज के ज़माने में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ डिफाइन सॉर्प्शन। बड़ा सॉर्प्शन क्या है? जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाएं। मतलब कॉटन को हम इंक में जैसे डिप करेंगे बहुत सारी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन उस कॉटन को किसी के ऊपर रब करेंगे तो वो वापस किसी के ऊपर एब्जॉर्प्शन के साथ एडजॉर्प्शन शो करेगी। तो उसकी सरफेस पे भी केमिस्ट्री हो रही है और उसकी बल्क फेज में भी उसके अंदर आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए हो जाता है सॉर्प्शन, जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर ऑटो कैटलिस्ट। बहुत सारी रिएक्शन है जो आप टाइट्रेशन करते हैं, ऑक्सिलिक एसिड वाली, KNO4 वाली, वो भी ऑटो कैटलिस्ट है। नॉर्मल एक रिएक्शन लिखी है मैंने एस्टर की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जैसे आप किसी एस्टर को पानी में डालोगे वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने में उससे पहला प्रोडक्ट बनेगा इथेनिक एसिड। दैट इथेनिक एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ रिएक्शन टू फॉर्म एल्कोहल, यानी कि शराब बनाने के प्रोसेस में काम होता है। तो यहाँ पे इथेनिक क्या हो गया? ऑटो कैटलिस्ट। नाउ विच कैटलिस्ट एंड बूस्टर इज यूज इन हैवर प्रोसेस? बूस्टर का होता है प्रोमोटर। देखिए ये जो इसके अंदर रिएक्शन है N2,3S2, उसके अंदर Fe और MO लिखा हुआ है, यानी कि जो Fe है वो कैटलिस्ट है और जो MO है वो उसके अंदर क्या हो गया? बूस्टर का काम कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। यानी कि मोलिब्डेनम जो है वो आयरन को प्रमोट कर रहा है, आयरन की वजह से रिएक्शन फास्ट हो रही है और एमोनिया बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम वर्क ऑन विच प्रोसेस? एक्चुअली एंजाइम का पूरा जो चीज़ें हैं हमें ब्रजली साहब ने दी है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट, उसमें एक मैकेनिज्म है, और वो जो मैकेनिज्म है वो आपका ES जो देता है EP, और वापस EP से मिलता है हमको प्रोडक्ट, और एंजाइम अलग हो जाता है। ये चीज़ वापस अलग हो जाती है। जैसे ताला चाबी वाली हम बात करते हैं, चाबी ताले में जाएगी, ताला बंद हो जाएगा, खुल जाएगा, लेकिन चाबी वापस अलग हो जाएगी, सेम थिंग। तो ये उस कॉम्प्लेक्स का काम करता है, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और ये बर्जली साहब थे जिन्होंने इसके बारे में हमको ढंग से डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन गोल्ड नंबर।
गोल्ड नंबर क्या है? एक्चुअली में सबसे पहले गोल्ड का जो कॉलेट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन यूज़ किया गया था, उसके नाम पे पड़ गया गोल्ड नंबर। सिनमोडी साहब ने सबसे पहले इसको किया था। एक्चुअली होता क्या है कि लाइफोफोबिक कॉलेट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड एक लाइफोफोबिक है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट का हम इसके अंदर एक प्रिवेंटिंग मटेरियल डालते हैं। तो क्या लिखा हमने? इट इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलाइड इन मिलीग्राम विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 10 ml सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रो गोल्ड सोल। कोगुलेशन नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करता है। कौन कर रहा है इसके अंदर? NaCl हम डाल सकते हैं, जेलेटिन हम डाल सकते हैं, हम और भी बहुत सारे तरह के होते हैं। इस पर हमने NaCl लिया है जिससे इस गोल्ड का कलर ब्लू से वायलेट तक जाएगा। अगर उसके ऊपर जा रहा है तो कोगुलेशन हो रहा है और बिल्कुल गोल्डन आ रहा है तो एक कॉलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाई फाइनली डिवाइडेड कंपाउंड्स आर गुड एब्जॉर्बेंट। देखिए किसी भी चीज को आप फाइनली डिवाइड करोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसलिए दोज कंपाउंड विच आर पाउडर फॉर्म, वेरी फाइन नेचर, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, सो दे एक्ट एज गुड एब्जॉर्बेंट। हिंट दिया मैंने ये चीज, आप इसको चाहो तो ऐड कर सकते हो। नाउ व्हाट इज पर्पल कैशिस? ये बार का नाम है, इसका मतलब होता है पिगमेंट। तो पर्पल कैशिस इज अ पर्पल पिगमेंट विच इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ टू थिंग्स, गोल्ड सॉल्ट एंड स्टेनियस क्लोराइड विच इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो इन दोनों की रिएक्शन से पर्पल पिगमेंट बनता है, वो कहलाता है आपका पर्पल कैशियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, गन एग्जांपल इमल्शन मैंने दोनों ही दे दिए, इससे एक पूछा था वाटर इन ऑयल, गोल्ड क्रीम, ऑयल इन वाटर, वैनिशिंग क्रीम। मतलब पानी को ऑयल में मिलाओगे तो पानी की मात्रा कम होगी, ऑयल की ज़्यादा, और ऑयल को पानी में मिलाओगे तो ऑयल की मात्रा कम होगी, वाटर की ज़्यादा। ये चीज़ें इमल्शन कहलाती है। नाउ राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट विच कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू गैसोलाइन। 11वीं में आप पढ़ के आए हो जियोलाइट। जियोलाइट एक ऐसा है ZSM5 उसकी हनीबी का स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर लार्ज एल्कोहल या लार्ज एल्केन को तोड़कर स्मॉलर वन में कन्वर्ट करता है। इसलिए ये एल्कोहल को कन्वर्ट करता है गैसोलाइन में जो पेट्रोल की तरह यूज होती है। दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट ZSM5, जियो सेलेक्टिव मॉलिक्यूलर, जियोलाइट सेलेक्टिव मॉलिक्यूलर 5 उसका एक पर्टिकुलर शेप है जो नंबर दिया गया है। वाई सोप डू नॉट क्लीजिंग इन एसिडिक मीडियम। देखिए एसिडिक मीडियम के अंदर सोप क्यों नहीं क्लीजिंग करते हैं, उसका एक खास कारण है, क्योंकि जब हम सोप की बात करते हैं तो हम सोप हमने कई चैप्टरों में पढ़ा है, यहाँ पे हम सोप पढ़ रहे थे कॉलाइड है। कैसा कॉलाइड है? हम उसको एसोसिएट करके बना रहे हैं। हमने क्या किया? सोप लिया, हमने क्या लिया? वाटर लिया, हमने क्या लिया? डर्ट लिया। डर्ट, सोप और वाटर मिलकर एक मिसिल बनाते हैं। मिसिल क्या है? दो चीजें उसके अंदर, एक पोलर एंड और एक नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर एंड कचरे की तरफ जाएगा, डर्ट की तरफ, पोलर एंड पानी की तरफ रहेगा। तो वो जो कॉलाइड बनता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो आपका सोप है उसका एक पार्ट जो फैटी एसिड है टूट जाएगा। जैसे ही फैटी एसिड उसका टूट जाएगा तो वो मिसिल बनने नहीं देगा और सोप अपना सफाई वाला काम, क्लीनिंग एक्शन कर नहीं सकता। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन अराइज व्हाई सोप डू नॉट क्लींजिंग इन एसिडिक मीडियम, और इट इज आल्सो आस्क्ड इन ए फॉर्म ऑफ स्कम। स्कम कैसे बना सकता है? नाउ राइट एन इक्वेशन फॉर इंड्यूस कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट की रिएक्शन है, उसमें इंड्यूस का होता है किसी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कहा कि ये काम करके आ जाओ, उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने उसके मित्र को कहा भाई तू ये काम उससे करवा, उसने उसको कुछ इस तरह समझाया, उसने वो काम कर दिया, तो मैं उस मित्र को कहता भैया तू इंडक्शन कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है इसको। सेम थिंग हियर, मेरे पास सोडियम सल्फाइड है, ऑक्सीडेशन होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम आर्सेनिक ऑक्साइड है, नो रिएक्शन ऑन ऑक्सीडेशन। बट व्हेन बोथ दीज कंपाउंड टुगेदरली ऑक्सीडाइज, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनिक ऑक्साइड, तो सोडियम सल्फेट भी बन रहा है, आर्सेनिक का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, O3 से O4 हो रहा है, SO3 से SO4 हो रहा है। तो इस पूरे रिएक्शन में दिस इज इंड्यूस कैटालिसिस रिएक्शन कंप्लीट विद कैटलिस्ट। यहाँ पे हमने एरो पे कोई कैटलिस्ट नहीं रखा है, लेकिन ये इसी के अंदर जो पार्ट है वो आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इससे हो गया इंड्यूस कैटालिसिस। आमतौर पे रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है ऑटो कैटलिस्ट। कुछ रिएक्शन आती है ऑटो कैटलिस्ट, ये इंड्यूस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटो कैटलिस्ट के अंदर प्रोडक्ट जो बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट, इट एक्ट एज कैटलिस्ट एंड कंप्लीट द ऑल अदर रेस्ट ऑफ रिएक्शन, वेयर इज इन द इनिशियल रिएक्टेंट साइड, जो दूसरे को प्रेरित कर रहा है काम को पूरा करने के लिए। 20th क्वेश्चन, लाइफोफिलिक और लाइफोफोबिक, जो पानी में घुलते हैं या लिक्विड में घुलते हैं। लाइफोफिलिक जो नहीं घुल पाते हैं, लाइफोफोबिक। आर्सेनिक सल्फाइड लाइफोफोबिक है, गोल्ड सॉल्ट लाइफोफोबिक है, जबकि गम और स्टार्च आर लाइफोफिलिक। शॉर्ट आंसर्स करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिसिलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मिसिल के ऊपर है। देखिए मिसिल क्या चीज़ है पहले समझ लेते हैं। ये एक प्रकार का कॉलाइड है। कब बनता है ये कॉलाइड? जब हम किसी सोप सॉल्यूशन के अंदर डर्ट के साथ रिएक्शन को होते हुए देखते हैं। हमने पानी के अंदर कपड़ा डाला, कपड़े में शायद डर्ट्स होंगी, कई भी चीज़ें होती है। जैसे ही आप डिटर्जेंट या सोप उसमें डालेंगे, सोप के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डर्ट के साथ जाके रिएक्ट करेंगे। उनके पास दो तरह के एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। जो नॉन पोलर एंड है वो डर्ट्स के साथ रिएक्ट करेगा, और पोलर एंड जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और एक सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं मिसिल्स। देखते हैं हमने क्या लिखा है इसमें
Micellation means formation of micelles. Micelles are generally formed by amphiphilic molecules which have both lipophilic and diaphobic. तो एम्फीफिलिक का मतलब यहाँ पे दो तरह के नेचर हैं, एक पार्ट उसका पानी से लव करता है, एक पार्ट उसका पानी से हेट करता है। तो ये बड़ा सा साबुन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं रुकोना, RCOONA, रुकोना। डिटर्जेंट के लिए मैंने वर्ड निकाल रखा है सुनोना, RSO3NA। खैर, तो ये जो टेल है ये इसकी नॉन पोलर एंड है, ये जो हेड इसका पोलर एंड है, ये पानी के साथ जुड़ेगा, ये डर्ट के साथ जुड़ेगा, और ये जो नेचर है दैट इज एम्फीफिलिक नेचर। अब जैसे इसको हम पानी में डालेंगे ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, इस जगह से सोडियम अलग हो जाएगा, और ये वाला एंड पानी से जुड़ना शुरू हो जाएगा और ये वाला एंड डर्ट से जुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर CMC और साथ के अंदर TK मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर, CMC के साथ साथ एक यहाँ पे TK भी हम यूज कर सकते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये भी पता होना चाहिए, साथ के अंदर CMC। ये दो पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए एक मिसिल बनने के लिए। जैसे ही मिसिल बनेगा उसका एक स्फेरिकल शेप बनेगा और उसका एक पार्ट जो है सेंटर की तरफ जाएगा, जो ये सेंटर हेड टेल जा रही है उसकी, हेड बाहर की तरफ रहेगा, हेड से बाहर की तरफ है। इसका मैकेनिज्म मैंने पिक्चर में दे रखा है। ये आपका फैब्रिक, मैंने इसमें डाला सोप सॉल्यूशन, सोप धीरे धीरे पानी में घुलने लगा, जैसे ही घुलेगा वो इस डर्ट के साथ अपने आप को अटैच करने की कोशिश करेगा, तो नॉन पोलर एंड अटैच विद डर्ट। नाउ मिसिल्स बनने शुरू हो जाएंगे, फैब्रिक वही रहेगा, कचरा हट रहा है, फैब्रिक की सरफेस बिल्कुल क्लीन हो गई और मिसिल्स ऊपर आ गए, दे कंटेन डर्ट, इट इज़ नोन एज कम, और ये आपके कपड़े को साफ कर देगा। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायलिसिस एंड कॉटरल प्रेसिपिटेटर। ये दोनों बोर्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। एक्चुअली डायलिसिस है क्या, पहले समझ लेते हैं। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम कॉलाइड्स को और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। किस आधार पे करते हैं भैया? साइज़। कॉलाइड की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। हम जिस तरह के फिल्टर पेपर को या हम सेल फोन को या हम पिग ब्लैडर को जिसको यूज़ कर रहे हैं उसमें से क्रिस्टलाइट्स निकल जाएंगे, पीछे रह जाएगा केवल और केवल कॉलाइड। उसके दो तरीके हैं, एक सिंपल डायलिसर है, एक इलेक्ट्रिक है। देखते हैं क्या लिखा है हमने इसे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉलाइड्स। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस इज बेस्ड ऑन दैट फैक्ट कॉलिडल पार्टिकल्स कैन नॉट डिफ्यूज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। अब वो सेल मेम्ब्रेन सेलोफेन की हो सकती है, परचेंट पेपर की हो सकती है, पिग ब्लैडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इन विच इम्प्योर कॉलाइड्स जो है वो निकल जाएंगे। तो कैन नॉट डिफ्यूज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन बट इलेक्ट्रोलाइट्स कैन डिफ्यूज। In this method, a bag of suitable membrane of cellophane or parchment paper in which impure colloids are present। तो ये बैग लिया, इसमें impure colloids हैं, उसमें आपके crystalloids भी है, इसमें colloids भी है, सब कुछ है। Now this bag is suspended in a container, इस कंटेनर में कर दिया, इसे कहते हैं डायलेसर। Due to this, उसके अंदर हम वाटर कंट्रोल करेंगे, in which water is continuously flowing। Due to this, ion diffuse from the form crystalloid and they separate out from the colloids। होगा क्या? पानी फ्लो करेगा, आयंस है वो पानी साथ बाहर चले जाएंगे, यहाँ से प्योर वाटर आ रहा है, यहाँ से प्योर वाटर जा रहा है। क्यों? वो अपने अंदर रेड कलर के दिख रहे हैं, ये क्रिस्टलाइड रखता है, लेकिन पीछे ब्लैक कलर का उसमें क्या रह जाएगा? कॉलाइड। इस तरह से हमने कॉलाइड का क्या कर लिया? प्यूरिफिकेशन कर लिया। लेकिन ये मेथड है स्लो, इसको टाइम लगेगा, मुझे इसको फास्ट करना है। मैंने इलेक्ट्रिक लगा दिया। क्या किया मैंने? दोनों तरफ इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, इन आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और कॉलाइड बहुत जल्दी से प्यूरिफाई हो जाएगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन पूछा, कॉटरल प्रेसिपिटेटर बहुत जरूरत है आज के टाइम में ऐसी चिमनी की। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी सारी फैक्ट्रीज है, इतनी सारी इंडस्ट्री है, दिन रात बेचारी काम करती है और बहुत सारा स्मोक निकालती है, बहुत सारी डस्ट निकालती है, बहुत सारा अनबर्न कार्बन निकालती है, जो हमारे लंग्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। उससे निजात पाने का एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। होता क्या है कि हम जो स्मोक्स जो कर रहे हैं जिसमें अनबर्न कार्बन है, अनबर्न कार्बन एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरी भाषा में कहें तो एक्टिवेटेड चारकोल टाइप। तो उसको आप अलग कर नहीं सकते, उसको अलग तभी कर सकते हैं जब अगर ये अनबर्न पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल प्लस का, तो एक माइनस की प्लेट लाओ, इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। स्टिक करते इसका वेट होगा, ये कहाँ जाएगा? नीचे। सस्पेंशन बनता जाएगा, प्रेसिपिटेशन होता जाएगा, इसलिए नाम दिया प्रेसिपिटेटर। ये तो व्यक्ति का नाम जिसने बनाई। क्या किया? ये आपकी फैक्ट्री है, उसमें से कचरा जाता है, लेकिन हमने चिमनी से पहले ये अरेंजमेंट लगा दिया। इस चैम्बर के अंदर बहुत सारी प्लेटें लगाई, लाल रंग की सारी चार्ज प्लेट्स हैं, जिसका टेम्परेचर 20,000 से 70,000 वोल्ट के बीच में दिया जाता है। अब जैसी गैस इसमें से गंदगी लेके जाएगी, सारे के सारे कार्बन के डस्ट के पार्टिकल प्लेट्स पे चिपक जाएंगे, लेकिन जो गैस जिसमें कोई चार्ज नहीं है वो यहाँ से आ जाएगी। तो वेस्ट गैस विदाउट स्मोक, जिसमें कार्बन नहीं है, डस्ट पार्टिकल, वो बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारे को कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है।
और सारा डस्ट, सारा कार्बन या इकट्ठा हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा क्वार्टरल प्रेसिपिटेट। लिखा हुआ क्या है, देख लेते हैं इसे। एज वी नो दैट फैक्ट्रीज रिलीज लॉट ऑफ स्मोक, डस्ट एंड अनबर्न कार्बन फ्रॉम द चिमनीज। स्मोक इज ए कोलाइडल इन विच कार्बन पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। स्मोक एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें कार्बन अंदर रहेंगे, ऊपर से नीचे बैग के अंदर। These carbon particles are charged in nature, they do not precipitate. The charge of carbon particle is only neutralized, neutralize का मतलब प्लस माइनस को मिलाना, by bringing them to the opposite charge metal plates, so they precipitate and get down, ताकि इसके साथ स्टिक हो जाए और नीचे आ जाए। This can be helped with the help of quaternion precipitator, जो यहाँ पे बना रखा है। In this, smoke is allowed to pass, smoke allow हो रही है, through a chamber having series of plates charged to have very high potential। तो ये जो चार्ज प्लेट्स हैं सारी की सारी जो है मेटल प्लेट्स हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये सारी मेटल प्लेट्स हैं जिसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीका आपका क्या है, चार्ज है। तो ये भी आपकी यहाँ भी लिख दिया मैंने, मेटल। उसके बाद उस टेम्परेचर पे, उस वोल्ट पर ये चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, सारे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। कार्बन गेट अट्रैक्ट एट दीज प्लेट्स, स्मोक इज रिलीज विदाउट कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल, और वो सारा डस्ट यहाँ पे जो आया है ये सस्पेंशन हो गया इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में हर फैक्ट्री के अंदर ये लगा हुआ होना चाहिए और उसके लिए कुछ कानून भी बने हुए हैं। खैर, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिनियम हाइड्रोसॉल बाय डिस्पर्जन मेथड एंड ड्रॉ डायग्राम। यानी कि इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया ब्रिट आर्क मेथड। अब गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनियम हो, इसी से बनाए जाते हैं। ये सिंपल सा मेथड है, इसमें दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, एक डिस्पर्जन और कंडेंसेशन। मतलब हम इतना हाई वोल्टेज करेंगे कि किसी मेटल को सीधा वेपराइज करेंगे, और वो जब वेपराइज होगा किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो उसको हम एकदम ठंडा कर देंगे तो उसके कॉलाइडल लाइक स्ट्रक्चर्स बन के सामने आ जाएंगे। तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने पीटी की, प्लेटिनियम की रॉड्स ली, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हाई वोल्टेज दिया, वेपराइज हुई रॉड्स, जैसी वेपराइज होगी आइस लगा रखा है उसी को कंडेंस हो जाएगी। एक साथ दो प्रोसेस होंगे और इसके अंदर प्लेटिनियम के सोल बनना शुरू हो जाएंगे। प्लेटिनियम सोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड और ब्रिट आर्क मेथड। इन दिस प्लेटिनियम मेटल सोल्स इज टू प्रिपेयर्ड। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन फ्रीजिंग मेथड। इसमें दोनों चीज़ें मिली हुई है, एक तो कंडेंसेशन मेथड है और दूसरा इसमें डिस्पर्जन मेथड है। एंड इलेक्ट्रिक आर्क की सेटअप, दैट इज द आर्क जो सेटअप किया है बिटवीन टू मेटेलिक रॉड्स, किसकी, प्लेटिनियम की। एंड वेरी हाई हीट इज जनरेट बाय द आर्क। सो इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड्स है ये वेपराइज द मेटल विच आर इमीडिएटली कंडेंस टू गेट कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस यूज KOH, इसमें थोड़ा सा KOH डाला हुआ है इसके अंदर विथ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि वो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट है, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को दूर करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे हमें कोलाइड का नेचर पता पड़ता है। हम मानते हैं कोलाइड के ऊपर चार्ज है, पर पॉजिटिव नेगेटिव ये बताएगा। नाम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस, पर काम करता है जैसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस करता है, मतलब हर चीज़ फ्लो होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ जाने की कोशिश होगी, प्लस से हमारी तरफ फ्लो हो रहा है। जैसे इसके अंदर ये यूट्यूब बनाई है हमने, कैथोड इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, जैसे हम इसमें कोलाइड सॉल्यूशन देंगे, कोलाइड की जो सॉल्यूशन है अगर वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब उनका नेचर पॉजिटिव है, और अगर उल्टा होता वो एनोड की तरफ आ रहे होते तो उनका नेचर कैसा होता, नेगेटिव। सेम थिंग इज हियर दोनों में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल इज कंफर्म। मतलब इससे हमें ये पता पड़ जाता है कोलाइड जो है वो कैसा है, पॉजिटिव कोलाइड है या नेगेटिव। इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड। एक पोटेंशियल डेवलप किया गया है अक्रॉस द टू प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स। इसमें भी ये दोनों प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड से ध्यान रखना, प्लेटिनियम हर जगह लेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नोबल मेटल में आता है। दोज डिप इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज टेक्स प्लेस टुवर्ड द अपोजिट चार्ज। हमेशा वो अपने से अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा क्योंकि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट थिंग्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों किया, क्योंकि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दो तरीके हो जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस वक्त ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस है, अगर ये इधर आ रहे होते तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफॉस्फोरेसिस होते। तो इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। ये थिसल फनल दे रखा है, इसमें से हम बार बार वाटर की जो सॉल्यूशन है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको वापस ऐड करते रहेंगे। स्टॉप को जो उसको कंट्रोल करता रहेगा लेवल ऑफ वाटर को देखते हुए, ताकि यह खाली नहीं हो। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना है किसी भी चीज़ के अंदर, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस भी करनी है तो या तो लिक्विड हो या एक्वस हो, सॉलिड फॉर्म में हो नहीं सकता। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फ्रेंडरिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आपने लेने पढ़ रखा आइसोथर्म, मतलब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेट और कर्व लाइन है, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स रहेगी, सो इट इज कॉल्ड आइसोथर्म। लेकिन प्रेशर की वजह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं।
यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर सब जगह अलग है, लो, मीडियम एंड हाई। तो फ्रेंडलिज ने 3 इक्वेशन निकाली इसके अंदर अलग अलग, फाइनली इक्वेशन दी। तो लो प्रेशर पे क्या कह रहा है वो, लो प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर अपन देखें सिर्फ यहाँ तक, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। तो x अपॉन m क्या है, एक एड्सॉर्बेट और एक एड्सॉर्बेंट है, उनका जो रेशियो है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन फॉर लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे लाइन आपकी कैसे जा रही है, स्ट्रेट। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं हम, मीडियम वाला, उससे पहले हम कर रहे हैं हाई। हाई पर क्या होगा, एक स्थिति आ जाएगी, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दीजिए, अब एड्सॉर्प्शन होना नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ अगर ये मेरा कोई एड्सॉर्बेंट है, यहाँ कोई चीज़ लाके मैं चिपकाते जा रहा हूँ, ये पूरा भर जाएगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर कितना ही प्रेशर करूँ, एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। इसलिए P के ऊपर नॉट लगाया है, P नॉट इक्वल टू 1, तो x अपॉन m का जो रेशियो है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट 0। इसलिए इसकी वैल्यू उसके k के बराबर हो जाएगी, जो k एक कांस्टेंट वैल्यू है। मीडियम में क्या हो रहा है, मीडियम के अंदर वैल्यू जो x अपॉन m है वो पावर के उस लेवल पर बराबर है जो 1 अपॉन n एंड डेट इज बिटवीन 0 to 1। और यहाँ पर n और k दोनों के दोनों ही वैल्यू किस पे डिपेंड करते हैं, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट पर कैसा है, वैसे n और k चेंज होते जाएंगे। इस इक्वेशन पे मिस्टर फ्रेंडरिच ने लॉग लिया, लॉग x अपॉन m इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। ये जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन दी, ये इक्वेशन करती है फ्रेंडरिच एडिशन आइसोथर्म, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट का ये बता सकते हैं कितने प्रेशर पे कितना एड्सॉर्प्शन होगा, ताकि हम उतना ही प्रेशर दें और हमारी जो एड्सॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाए। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर वक्त यह क्वेश्चन आता है, कई बार बोर्ड में आता है क्वेश्चन। इट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, थीम है इस चैप्टर की। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मैंने बिल्कुल समराइज किया है। पहला, वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट में। जो चीज़ किसी पे स्टिक हो रही है और जो हो रही है, ये हाथ और ये पेन, ये हो रहा है एड्सॉर्प्शन। तो इनके बीच के अंदर जो फोर्स है वो वंडरवाल है अगर फिजिकल है, और अगर केमिकल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, देयर शुड बी ए केमिकल बॉन्ड फाउंड बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक एज इट इज इरिवर्सिबल। ये आया पेन, ये चीज़ आई चली गई, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये पक्का नहीं है, प्रॉम्प्ट नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक है क्योंकि कोई केमिकल बॉन्ड बन गया तो वो परमानेंट बनेगा, इसलिए इरिवर्सिबल नेचर में प्राप्त हो जाएगा। नाउ इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उस रिएक्शन को करने के लिए रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बॉन्ड पुराने तोड़ सके और नए जोड़ सके, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, माचिस को लगा रहे हैं, आप हल्का सा स्टिक करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ा सा जोर से फ्रिक्शन करेंगे तो जलेगी। तो एटलीस्ट उसको उतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी चाहिए जिससे रिएक्ट हो जाए। फिजिकल में कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि केमिकल वाले में एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो बॉन्ड नए बना रहा है, पुराने बॉन्ड तोड़ रहा है। नाउ एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम है, 20 to 40, जबकि यहाँ पे 240 तक चली जाती है, बहुत ज़्यादा हाई है। और उसकी वजह क्या है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। लो टेम्परेचर फेवरेबल है, बिल्कुल। अधिकतर जो गैसियस आपके जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के जो पार्ट होंगे, हाई टेम्परेचर पे खुद ही एवोपरेट कर जाएंगे, तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए लो टेम्परेचर चाहिए, जबकि यहाँ पे हाइट चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, नए बॉन्ड को बोलने, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे एंथैल्पी का थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो उधर थोड़ा टेम्परेचर चाहिए। ये डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये एक लिमिट तक तो इंक्रीज होगा, एक लिमिट तक, बहुत ज़्यादा हाई होने पर ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ रिवर्सिबल एंड फॉर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, इट इज़ इरिवर्सिबल फॉर मोनोलेयर। ये ज़्यादा सही चीज़ है। किसी चीज़ के ऊपर आप, मेरे पास थोड़ा सा चॉक पाउडर है और उस चॉक पाउडर को मैं हाथ पे लगाया जा रहा हूँ बार बार, काफ़ी कुछ गिर रहा है, काफ़ी चिपक रहा है, यहाँ देखूंगा तो उसकी एक थिक लेयर दिखेगी। लेकिन मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी कोई चीज़ कर रहा हूँ, उस पर एक फाइन लेयर आ रही है, तो ये फर्क पड़ता है केमिकल बॉन्ड होने पर, फिजिकल बॉन्ड होने पर। इसमें एक मोनो मॉलिक्यूलर लेयर आती है, इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर आती है। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक डिफरेंस के ऊपर ही है। इट डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड। देखो, एक सोप का आपने पढ़ा था एसोसिएट, दो यहाँ आ गए क्वेश्चन में, मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो। अब मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है, देखो, इन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल पार्टिकल्स आर एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना, एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद इन डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर, इससे छोटे होने चाहिए।
These molecules in the aggregation are held together by van der Waals force of attraction. और ये धीरे 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 क्लस्टर के रूप में इकट्ठे होते जाएंगे और उसका शेप बढ़ता जाएगा और ये स्थिति आ जाएगी कि जब लाइट इस पर गिरेगी, स्कैटर करेगी, मतलब इनके पार्टिकल इतने बड़े होंगे कि लाइट के साथ स्कैटरिंग कर सके और आपको एक इल्यूमिनेशन बीम ऑफ लाइट दिख सकती है। तो ये स्थिति आ गई तो वो कहलाता है कॉलाइड, और वो कॉलाइड जैसा है वैसे ही रहेगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। कॉलाइड की खासियत है ये चीज़। तो ये एग्जाम्पल हो गया गोल्ड सोल और सल्फर सोल। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिक्यूलर। अब मैक्रोमोलिक्यूलर मतलब थोड़ा सा पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल लार्ज होगा। ना मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलाइड्स, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग कोलाइडल डायमेंशन, वही 1 नैनोमीटर से ज़्यादा। दीज आर हाई मॉलिक्यूलर मास, व्हेन दीज पार्टिकल्स आर डिसॉल्व इन लिक्विड ए सोल इज ऑब्टेन और प्रोड्यूस। जैसे ही आप इसको किसी लिक्विड में डालेंगे, मतलब इनकी मात्रा ज़्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है, जैसे डालेंगे एकदम कॉलाइड बन जाएगा। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज। स्टार्च का एग्जाम्पल आप घर के अंदर जो आलू है उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, उसका जो पानी निकलता है उस पानी के अंदर उसको थोड़ा बहुत आप कोई भी तरह का कॉर्नफ्लेक्स, कोई भी आटा डाल के उसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाइए, आपको एक कॉलाइड मिल जाएगा। वो ऐसा थिक मास मिलेगा जो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और आर्टिफिशियल के अंदर हम कह सकते हैं नायलॉन। नाउ रीजनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन व्हेन बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कॉलाइडल सॉल्यूशन। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कॉलाइडल सॉल्यूशन। देखिए बीम ऑफ लाइट जब जाएगी, अगर कॉलाइड है तो टिंडल इफेक्ट देगी, क्योंकि टिंडल इफेक्ट क्या है, जब कोई लाइट जा रही है किसी में तो वो उससे टकराएगी, टकराने से उसके अंदर इल्यूमिनेशन होगा। अगर आपका दूध का ग्लास है तो उसके अंदर येलो लाइट दिखेगी। आपके हाथ पर अगर आप लाइट लगाओगे तो यहाँ आपको रेड कलर की रोशनी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो उन पार्टिकल टकरा रही है, टकराने से पर जो एनर्जी वो लाइट छोड़ रही है उसको हमारी आंखें पकड़ रही है। दैट इज विजिबल रीजन, उसे हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। वो रीजन हमारी आंखें देख सकती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो आ रही है, जिस लेंथ से वो आ रही है, वेवलेंथ से, उसका कलर का बैंड है विबग्योर, अकॉर्डिंग टू दैट अवर आइज उसको पकड़ सकती है। तो ये टिंडल साहब ने दिया था, सो इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कॉलाइडल सॉल्यूशन। देखिए हर एक कॉलाइड एक चार्ज पार्टिकल है, उसे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। जब आप इलेक्ट्रिक करंट डालोगे तो क्या होगा, अगर ये प्लस की है तो माइनस के कॉलाइड्स के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही माइनस के कॉलाइड्स पर आएंगे दे बिकम न्यूट्रल। वो ना प्लस का रहेगा ना माइनस का, दे बिकम न्यूट्रल, और उसका कोगुलेशन हो जाएगा, मतलब उसकी कॉलाइडल प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाएगी, पीपीटी बन जाएगा। उसमें से वाटर और जेल टाइप स्ट्रक्चर जो है थिक मास अलग हो जाएंगे, हल्की चीज़ ऊपर आ जाएगी, भारी चीज़ नीचे आ जाएगी। तो उसे हम कहते हैं कोगुलेट। जैसे दूध फटता है, दूध के अंदर आप नींबू डालते दूध फटता है नहीं फटता, कॉलेट होता है दूध एक। जैसे आपने लेमन यूज़ किया, सैटिक एसिड यूज़ किया, उसमें पनीर अलग हो जाएगा और उसका वाटर अलग हो जाएगा, तो उसका कोगुलेशन कहते हैं उसे। तो ये कोगुलेट हो जाएगा। ये फर्क पड़ेगा अगर आप किसी इलेक्ट्रिक करंट को डालोगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंड वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम कैटालिसिस मतलब जो रिएक्शन कैटलिस्ट से पूरी हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके गुण। तो कुछ गुण है, खास गुण लिखे हैं यहाँ पे मैंने, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, हाई एफिशिएंसी। भाई कैटलिस्ट जो होना चाहिए वो बहुत ही हाईली एफिशिएंट होना चाहिए, वो इतनी तेज़ी से काम करे कि इस रिएक्शन की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, करीबन 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है अगर सही तरीके से कैटलिस्ट यूज़ किया जाए। एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, हम जो एंजाइम ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है रिएक्टेंट तो इतना है कैटलिस्ट इतना बड़ा ले लिया, नहीं, वो बहुत बहुत माइन्यूट होना चाहिए, 1/10 पार्ट होना चाहिए जो उस रिएक्शन को फटाफट पूरा कर सके। तो हमेशा उसकी क्वांटिटी बहुत छोटी होनी चाहिए। नाउ स्पेसिफिक, उसका नेचर स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं एंजाइम की, तो एंजाइम मतलब शरीर के अंदर हो रही बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, अगर वो ग्लूकोज की है, माल्टोज की है, क्रेब्स साइकिल किसकी है बॉडी के अंदर, लाइजेज की है, एंजाइम्स की है, जिसकी भी है उसके पर्टिकुलर हर एक का अपना फिक्स एंजाइम है। अगर किसी चीज़ एंजाइम ने माल्टोज को कन्वर्ट कर दिया है तो दूसरा कोई भी एंजाइम उस माल्टोज को कभी कन्वर्ट नहीं करेगा। माल्टोज के लिए काम आ रहा माल्टेज, तो वही काम करेगा। तो ये बायोकेमिकल के अंदर हर एक रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, कोई दूसरा एंजाइम इस पर काम नहीं करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर पीएच 7 मतलब न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, उस पर काम करता है। और एक मॉडरेट टेम्परेचर 37 डिग्री जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उस टेम्परेचर पे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोमोटर एंड इनिबिटर। अब प्रोमोटर क्यों, देखो एंजाइम के साथ कुछ एंजाइम प्रोमोटर होते हैं, एक्टिवेटर कह सकते हैं, कुछ एंजाइम पॉइजनस होते हैं, या मुझे कह सकते हैं इनिबिटर्स। मतलब कुछ ऐसे आपके केमिकल्स हैं जो एक एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हमने हेबल प्रोसेस में देखा कि वी आर यूजिंग Fe आयरन
फॉर कैटेलाइसिस, बट साथ में हमने मोलिबिडियम लिया हुआ है। तो मोलिबिडियम क्या है? इट इज़ ए प्रोमोटर, वो उस कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा और कैटलिस्ट उस रिएक्शन को प्रमोट करेगा। तो कुछ प्रोमोटर भी होते हैं और कुछ इनिबिटर्स भी होते हैं, जो एक करेक्टर बनता है इस कैटेलाइसिस का, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये, तो 4-5 पॉइंट्स लिखने सफिशिएंट है। नाउ हम बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। ये उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पहले वाले क्वेश्चन में भी आ चुकी थी। जब कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल की साइज लगभग लाइट के पार्टिकल्स के आसपास की 1 नैनोमीटर। लाइट जब उसके ऊपर गिरेगी, जैसे ही गिरेगी स्कैटर होगी, स्कैटर होने से उस लाइट का बीम दिखेगा एंड दैट इज गिवन बाय मिस्टर टिंडल, सो इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। उसके लिए 2 कंडीशन यहाँ मैंने लिखवाई है इसके अंदर, क्योंकि लॉन्ग आंसर है। पहली है, डायमीटर ऑफ कॉलोइड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। बहुत माइन्यूट नहीं होना चाहिए, वरना आपको बीम दिखेगी नहीं। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट एंगल टू इंसिडेंट है, किस प्रकार से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग होना चाहिए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। मतलब जो उसमें सॉल्यूट है और जो उसमें सॉल्वेंट है, उन दोनों के बीच में रिफ्रैक्शन में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए। अगर दोनों एक जैसी नेचर के हैं तो उनमें रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं और स्कैटरिंग दिखेगी नहीं। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी कि ब्राउनियन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको देखा था पोलन ग्रेन में। उन्होंने पानी में एक जिग-जैग नेचर देखा था, जिसकी वजह से नाम पड़ा ब्राउनियन मूवमेंट। ऐसा कैसा नेचर कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, वो हिलते रहते हैं, कंटिन्यूस देयर स्कैटरिंग, कंटिन्यूस देयर हिटिंग ईच अदर, वो घूमते रहेंगे एंड दिस टाइप ऑफ जिग जैग जो मोशन है उनका, ये इस तरह से चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लॉन्ग आंसर। ब्रिड आर्क मेथड एंड कॉलोइडल मील पूछा है। ब्रिड आर्क मेथड हमने इससे पहले क्वेश्चन में कर लिया था, क्वेश्चन 3 में। नाउ वी आर ऑन कॉलोइडल मील। ये मील का स्ट्रक्चर बनाया है। मील क्या करती है? एक पर्टिकुलर मील ये कर रही है कि सस्पेंशन को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करके, जिस तरह से हम मथते हैं घर के अंदर मक्खन निकालते हैं, उस तरह का प्रोसेस कुछ इसमें किया जाता है और एक कॉलोइडल बनाया जाता है। क्या किया? सस्पेंशन डाल रहे हैं, यहाँ पे 2 बेल्ट लगा रखे हैं, ये मेटलिक प्लेट्स है, रिवर्स घूमेगी, ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज, और उसकी वजह से यहाँ से कॉलोइड निकल के बाहर आ जाएगा। बाकी का जो हैवी पार्टिकल नीचे चला जाएगा, ये कॉलोइड यहाँ निकल के आ जाएगा। सेम थिंग हियर, जो हम घर में मथनी में करते हैं। क्या लिखा है? इन दिस मेथड कॉलोइड्स ऑफ सब्सटेंस आर फाउंड फ्रॉम द सस्पेंशन ऑन मिक्सिंग इनटू फाइन पाउडर। पहले पाउडर बनाएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। नाउ पुट सस्पेंशन पाउडर इन द मील वेयर 2 मेट्रिक प्लेट्स, जहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, प्रेजेंट एट सम डिस्टेंस एंड रिवॉल्व इन द अपोजिट डायरेक्शन विद हेल्प ऑफ बेल्ट। ये बेल्ट लगा रखे हैं। सो लार्ज पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइडल साइज। ये कॉलोइडल साइज यहाँ से बाहर निकल रहे हैं एंड इन दिस वे कॉलोइड्स आर ऑब्टेन्ड। पेंट्स इंडस्ट्री, क्रीम, डाइज, उन सब में इसी को यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल मेथड है। नाउ ये जो मेथड है बेटा किसमें आ जाता है? डिस्पर्जन मेथड। इसके 2 मेथड्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। एक हम पहले कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 5th चैप्टर में, आपके 14 चैप्टर में कई जगहों पे इसके बारे में पूछा जाता है, जियोलाइट्स के बारे में। एक कॉमन एग्जांपल हम पेट्रोकेमिकल में कराते हैं, जेडएसएम, जहाँ पे मिथेनॉल को हम गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। है क्या चीज़? देखते हैं इसको। ए कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड ऑन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड ऑन द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कॉल्ड शेप सेलेक्टिव। यानी कि शेप सेलेक्टिव का क्या हो गया? एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है इसका, इस तरह का। एक ये हनीकॉम ये बनाया मैंने, एक मैंने ये बनाया और एक मैंने ये बनाया। अगर मैंने अलग अलग तरह के इस एल्यूमिनियम सिलिकेट से हनीकॉम बनाए हैं, तो अलग अलग तरह की चीज़ के अंदर एंटर कर सकती है। इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी छोटी है, बहुत छोटी है, तो हम शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें किस प्रकार की चीज़ क्रिएट करनी है, कैसा कॉलोइड बनाना है, हमारे पास शेप है, उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो ये जो जियोलाइट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर पिकोमीटर चलते हैं, 260 से 740। इनको हम एक कह सकते हैं, हमने अपनी सिलेक्शन कर ली साइज़ की, सो उसी साइज़ का मॉलिक्यूल जाएगा, बाद वाला नहीं जाएगा। तो लिखा है यहाँ पे मैंने, ये द पोर साइज ऑफ जियोलाइट रेंज फ्रॉम 260 to 740 पिकोमीटर। 10 मॉलिक्यूल्स हैविंग पोर साइज मोर देन कैन नॉट एंटर जियोलाइट एंड नॉट अंडरगो द रिएक्शन। उसकी रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है ना। जियोलाइट्स क्या है? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं इस तरह के, एक एल्यूमिनियम, एक ओ, एक सिलिकेट, एल्यूमिनियम, इस तरह से इसका बन जाएगा स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम, ओ, सिलिकेट, ये चीज़ चलती रहेगी और ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा। विच हैव एक्सटेंडेड 3D स्ट्रक्चर known as silicates, in which some silicate atom replaced by aluminum atom giving aluminum O silicate framework। एग्जाम्पल इसका एक ZSM5 जो पेट्रोल इंडस्ट्री में काम आ रहा है। और ये जो चीज़ काम आ रही है बेटा, ये अल्कोहल को गैसोलाइन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है।
और बहुत बड़ा पार्ट है इस तरह की जो गैसें बना रहे हैं, ये पॉल्यूशन फ्री होती है और बहुत अच्छी इसकी इन्वेंट वैल्यू होती है, मतलब कैलोरिफिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अभी इसका काम चल रहा है। कुछ बच्चे इसके अंदर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर, इससे बहुत अच्छा फील्ड वर्क है, आगे जॉब वर्क भी बहुत अच्छा है इसके ऊपर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन 4th, गिव रीजन। एलएम प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, ये घर में तुम्हारी घर वाले सब करते हैं पुराने ज़माने से। फिटकरी का क्या उपयोग है पानी को शुद्ध करने में? देखो क्या चीज़ है, एक्चुअली पानी के अंदर बहुत सारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं प्लस या माइनस के। जो एलएम है वो डबल सॉल्ट है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट का, वो जैसे उसके साथ मिक्स होगी वो उन चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लॉजिंग होगी, वो चीज़ भारी हो जाएगी और धीरे धीरे वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। इस तरह से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। वही हमने लिखा है, एलएम न्यूट्रलाइज द कोलोइडल चार्ज पार्टिकल्स एंड गेट देम कोगुलेटेड, सो कोलोइड कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ वाटर। इन दिस वे प्यूरिफिकेशन कंप्लीट। नाउ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्रिस्टलोइड भी है और कोलोइड भी है? देखो ये तो तय करता है उसका क्या साइज है, अगर उसका 1 नैनोमीटर साइज छोटा है तो क्रिस्टलोइड से ज़्यादा है तो कोलोइड है। लेकिन फिर भी जैसे हमारे पास NaCl है, हमारे पास सोप है, अब NaCl को पानी में डालोगे तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, लेकिन उसी को आप बेंजीन में डाल दोगे तो कोलोइड। इसका मतलब नेचर का फर्क पड़ता है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर हैं तो उनके अंदर मिसिबल है, तो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। लेकिन अगर दोनों का एडवर्स करेक्टर है, पोलर से नॉन पोलर से पोलर, तो ऐसे के अंदर वहाँ पे कोलोइड फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा है, तो 2 एग्जांपल मैंने दिया NaCl का और सोप का। NaCl पानी के अंदर क्रिस्टलोइड्स है, बेंजीन के अंदर कोलोइड है, जबकि सोप पानी में तो कोलोइड है लेकिन बेंजीन में क्या हो जाएगा, क्रिस्टलोइड। एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर 1 नैनोमीटर से वो बिलो है तो क्रिस्टलोइड से ज़्यादा है तो कोलोइड है, जो हमने डायलिसिस के अंदर देखा था वहाँ पे प्यूरिफिकेशन में। नाउ 3rd क्वेश्चन पूछा है, स्काई सीम ब्लू, 5th-6th क्लास से आ रहा है। आप 11th में जानते थे बाल्मर सीरीज के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में। फाइन डस्ट पार्टिकल से जब लाइट स्कैटर होती है तो जो आंखों पे जो हमारी चीज़ आ रही है दैट इज़ ब्लू, वो वेवलेंथ को हम स्कैटर होते हुए देख रहे हैं। जैसे ही ये जब बहुत ज़्यादा आंधी आने वाली होती है, रेत चढ़ जाती है आसमान में, तो लाल कलर दिखने लग जाता है। क्यों? पार्टिकल साइज़ क्या हो जाती है, बड़ी। तो ये सारा खेल स्कैटरिंग का है। टिंडल इफेक्ट इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है समझाने का। समुद्र का पानी ग्रीन दिखता है, ग्रीस दिखता है, रेड दिखता है, ये सारी वजह इसके अंदर टिंडल इफेक्ट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑन गैस। क्या फैक्टर्स है? पहला है नेचर ऑफ गैस, ऐसी गैस होनी चाहिए जो पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विफाई हो जाए, जो कि SO2, CO2, NH3, और वही आपके एड्सॉर्बेंट की तरह काम कर सकती है। नेक्स्ट है उसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर है तो लिक्विडेशन ज़्यादा है तो एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा है। नाउ सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। या फिर हम ये कहते हैं, अगर हम गैस या सॉलिड पार्टिकल की बात कर रहे हो तो जितना पाउडर फॉर्म के अंदर है उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। दोनों चीज़ें इस पर रख सकते हैं। जैसे कि एक आपका एग्जांपल है वनस्पति घी वाला, उसमें आप निकल यूज़ करते हो वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए, तो हम जो निकल यूज़ करते हो पाउडर फॉर्म में करते हैं। काहे करते हैं भाई पाउडर फॉर्म में? इसलिए करते हैं ताकि कि वो हाइड्रोजन को उसके ऊपर एब्जॉर्ब कर ले, उसने कि उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो पाउडर हाइड्रोजन गैस को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑयल को भी, और बाद में उन दोनों की रिएक्शन करा देगा। तो रिएक्शन करने से H और ऑयल दोनों मिक्स हो जाएंगे एंड बिकम इनटू सैचुरेटेड घी, और निकल वहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एब्जॉर्प्शन। ऐसा तुमने पढ़ा था, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सैचुरेशन आ जाएगा, लेकिन तब तक वो इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर के लिए कहा जाता है कि अगर आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है तो कम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन अगर केमिकल है तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि केमिकल के अंदर एक एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, अगर वो बढ़ गई तो केमिकल बॉन्ड बहुत जल्दी बनेंगे। तो हमने क्या लिखा है इसमें, एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, सो हीट इज रिलीज ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। इफ टेम्परेचर इज मिनिमम देन एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम। लेकिन साथ में मैंने क्या लिखा, बट इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीज इट इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी विच इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड और विच इंक्रीज द केमिकल एब्जॉर्प्शन। लेकिन फिजिकल में ये चीज़ लगती नहीं है। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ये आपका चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए RBSE बोर्ड के, जिनको मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। पुराने पेपर देखिएगा, आपको लगता है कोई पुराने 4-5 साल में कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है, उसको नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, उसका भी वीडियो बना के मैं दूंगा। ठीक है, थैंक यू।